ईरान के ऊपर। हालांकि इसकी तस्दीक नहीं हुई, यूएई ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया नहीं, लेकिन उनके जो हुक्मरान है उनकी जानिब से स्टेटमेंट आ चुका है कि हमें इतनी आसानी से काबू नहीं किया जा सकता, और उन्होंने एक जंगी टाइप का एक स्टेटमेंट तो दिया था। ये इसराइली सोर्सेज से खबर आ रही है। इसराइल की पूरी ख्वाहिश है कि कुछ भी करके अरब ममालिक को इस लड़ाई के अंदर उतारा जाए। इसी सिलसिले में सऊदी अरब ने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को तलब किया था, उन्हें बुलाकर याद दिलाया गया कि आपने हमारे साथ एक दिफाई मुआहदा किया था जिसपे आपको काफी प्रोटोकॉल भी दिया गया था। फिर दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानियों को याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि सऊदी अरब के अरबों डॉलर हमारे अकाउंट्स में पड़े हुए हैं, हम उनसे उधार तेल भी लेते रहते हैं, तो बहुत सारे एहसानात हैं। तो वक्त आ गया कि अब उनकी बात मानी जाए। अब मामला यह है कि अगर अरब ममालिक इस लड़ाई के अंदर उतर जाते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होगा? अरब ममालिक अगर इस लड़ाई में उतरते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा इसराइल। उसे फायदा होगा उस लड़ाई में जिसमें वो अकेला पड़ता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी मुश्किलात अमेरिका में पैदा हो चुकी हैं, नेतन्याहू के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। पहली मर्तबा इसराइल को इतनी मार पड़ रही है और इतने बम इसराइल में गिर रहे हैं कि इससे पहले कभी माजी में हुआ नहीं, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इनके साथ ये होगा। अब अगर इसराइल के साथ अरब ममालिक इस लड़ाई में उतर जाते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा इसराइल। सबसे बड़ा लूजर कौन होगा? यानी जिसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा अगर अरब ममालिक का ईरान के साथ झगड़ा हो जाता है या वो इस लड़ाई में बराह रास्त उतर जाते हैं, तो वो ईरान के बाद पाकिस्तान होगा। देखिए, नुकसान तो सारे खित्ते का होगा ना, लेकिन पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा दोनों सूरतों में। नंबर एक ये कि पाकिस्तान अपने एक हमसाये से हाथ धो बैठेगा। बरादर इस्लामी मुल्क है, हमारे ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और किसी भी अरब मुल्क की सरहद बराह रास्त इस तरह से ईरान के साथ नहीं लगती जिस तरह पाकिस्तान की लगती है। पाकिस्तान एक लंबी सरहद शेयर करता है ईरान के साथ, और उस सूबे की सरहद शेयर करता है ईरान के साथ जिस सूबे में हालात बहुत खराब है, जिस सूबे में आप रात के वक्त ट्रेवल नहीं कर सकते, बलूचिस्तान में, उसके साथ ईरान लगता है। तो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान को यह सूट नहीं करता कि ईरान जैसे मुल्क के साथ बिगाड़ पैदा कर दे, क्योंकि ये लड़ाई हमेशा तो चलनी नहीं है। अब लड़ाई का क्या नतीजा निकलेगा? या तो देखे ना, टारगेट अचीव हो जाएंगे। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसियां, 18 एजेंसियों ने अमेरिकन नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी को यह लिखकर दे दिया है, और वो रिपोर्ट लीक हो गई है, पब्लिक हो गई है, जिसमें यह बताया गया कि जनाब ये रजीम चेंज नहीं हो सकता ईरान में। आप जो मर्जी कर ले, आप ईरान में रजीम चेंज नहीं कर सकते। ये अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट है। अब रजीम चेंज तो होगा नहीं, जो भी जंग के अहदाफ है वो ये हासिल कर लेंगे अगर पाकिस्तान इस जंग में उतर जाता है। लेकिन अगर अरब उतरे तो पाकिस्तानियों को उतरना पड़ेगा। सऊदी अरब घसीट के पाकिस्तान को ले जाएगा, यूएई भी। हमने इन सारों के पैसे देने, वरना ये कहेंगे जनाब फौरी तौर पे हमारे पैसे वापस करो। तो अरबों की और ईरान की अगर लड़ाई हो जाती है तो इसराइल सबसे बड़ा बेनिफिशियरी और पाकिस्तान सबसे बड़ा इसका नुकसान उठाने वाला मुल्क बनेगा, क्योंकि एक तो हमारा हमसाया बहुत जाया हो जाएगा हमेशा के लिए, दूसरा हम इस लड़ाई के मुतहम्मिल हो नहीं सकते। तो पाकिस्तान को पूरी कोशिश करनी चाहिए, तुर्की को पूरी कोशिश करनी चाहिए, और जोर लगाना चाहिए कि किसी तरह भी अरब ममालिक इस लड़ाई से बाहर रहें। ईरान ने भी हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि ये लड़ाई ना हो। ईरान ने यह भी बताया कि हमारे पास 6 माह लड़ने की अभी सलाहियत मौजूद है, ऐसा नहीं है कि लड़ाई अभी खत्म हो जाएगी। यानी जो हिकमत अमली है ईरान की वो ये रही कि उन्होंने पहले सस्ते हथियार भेजे, यानी सस्ते मिसाइल भेजे, पुराने सेकंड जनरेशन तक के उन्होंने मिसाइल भेजे, और जदीद मिसाइल उन्होंने भेजे नहीं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स या जिन्हें जो एक्यूरेट बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनको ईरान ने नहीं भेजा। ईरान ने अपने पुराने मिसाइल भेजे और पुराने ड्रोन भेजे। खुदकुश ड्रोन है वो, शायद ड्रोन जिसे कहते हैं, वो खुदकुश है। यानी नॉर्मली हमने ड्रोन देखे थे ना, ड्रोन आता है ऊपर से गुजरता है, मिसाइल फेंकता है, तबाही होती है, ड्रोन चला जाता है। ऐसा नहीं है, ये ड्रोन आता है खुद ही आगे टक्कर मारता है जिस चीज में लगना होता है। तो 100% एक्यूरेसी के साथ ये आते हैं, आगे टक्कर मारते हैं और तबाही फैला देते हैं। तो ये ड्रोन का तोड़ तो कोई नहीं है अमेरिका के पास, इसराइल के पास। जो तोड़ है, अभी बीबीसी में एक और रिपोर्ट छपी हुई है, वो पैट्रियट मिसाइल है। और जो पैट्रियट का एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी बैटरियां वहां लगी हुई है पूरे रीजन के अंदर, और पैट्रियट का एक एक मिसाइल जो है वो 4 मिलियन यानी 40 लाख अमेरिकी डॉलर का है। तो 15-20 हजार का ड्रोन गिराने के लिए ये 40 लाख अमेरिकी डॉलर जाया कर देते हैं, और 800 के करीब इंटरसेप्टर्स मार चुके हैं ये अभी तक, 800 के करीब। ये रिपोर्टें छप चुकी हैं आलमी मीडिया में। तो 800 इंटरसेप्टर्स का आपको मतलब पता है?
ये जो पैट्रियट के मिसाइल हैं, ये $4 मिलियन का एक है, 800 ये मार चुके हैं। आप खुद ही कैलकुलेट कर लें कि कितना नुकसान हो गया अब तक अमेरिका को, अरब ममालिक को और इसराइल को, और ये लगातार होता चला जा रहा है, लगातार होता चला जा रहा है। तो ईरान की हिकमत अमली ये थी कि उन्होंने उन हथियारों के जरिए से जो दिफाई सलाहियत है मिसाइलों को रोकने की, वो कमजोर कर दी पूरे रीजन में। यानी अरब ममालिक में भी और इसराइल में भी अमरीकी अड्डों के पास अब वो सहूलत नहीं है जो पहले थी। अब वो हमलों को रोकने की वो सलाहियत नहीं रखते। ये बात अमरीकी दिफाई तज्जियाकार भी मान रहे हैं। ईरान के बेहतरीन हथियार बाकी हैं और उनको रोकने का जो इंतजाम था वो खत्म हो गया। जो बैरियर्स थे ना इसराइल तक जाने के लिए, बैरियर्स अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपल ये है कि रास्ते में रुकावटें थी ना, 4-5 मुल्कों को क्रॉस करके, समंदर को क्रॉस करके फिर जाके इसराइल आता है, जिसमें ईरानी मिसाइल या ड्रोन हिट करता है। ये रास्ते में बहुत सारे बैरियर्स थे ना, इन सब ने अपने अपने अड्डे दिए हुए थे अमेरिकन को, और वो वहां से रोकते थे। अब मामला ये है कि वो रोकने की सलाहियत या तो खत्म हो गई या बहुत कमजोर हो गई। तो इम्कानात बढ़ गए हैं कि ईरान के हथियार या मिसाइल या ड्रोन्स वो आसानी के साथ इसराइल को हदफ बनाए, और अब ये हो रहा है। जो इंडियन सहाफी वहां से आए उन्होंने बताया कि जनाब ये तो मार रहे हैं इसराइलियों को। वर्ल्ड कप पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनी है और पूरी दुनिया को जोड़ता है फुटबॉल, स्पेशली यूरोप में, गल्फ कंट्रीज में, अफ्रीका में, अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में, कनाडा में, पूरी दुनिया में लोग बहुत फुटबॉल के साथ तो लोग बहुत जुड़े हुए हैं। जापान की भी टीम है और दुनिया के हर खित्ते में ये खेला जाता है फुटबॉल। शानदार गेम है, पाकिस्तान में लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में देखा। तो फुटबॉल की दुनिया में 4 साल के बाद जो वर्ल्ड कप हुआ उसका चैंपियन अब स्पेन है। हालांकि ऐसा लग रहा था कि रेफरी भी साथ खेल रहे हैं मिलकर अर्जेंटीना के, और इससे पहले जैसे मिस्र को बाहर किया गया, कुछ और टीमों ने भी एतराज़ किया, लेकिन फाइनल में कमाल कर दिया और डिफेंस बड़ा शानदार था। स्पेन का फुटबॉल के बारे में आप लोग, ज़्यादा लोग उसकी टेक्निकलिटीज़ को नहीं जानते तो उसमें जाते भी नहीं है, लेकिन इस फुटबॉल में 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो इसराइल का जो वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, वो और डोनाल्ड ट्रंप ये सपोर्ट कर रहे थे मेसी की टीम को, और स्पेन आपको पता है कि वो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाता है बार बार। तो जितने मुसलमान ममालिक हैं उनकी ऑटोमेटिकली सपोर्ट स्पेन के साथ चली गई थी। पाकिस्तान में लगभग सारे पाकिस्तानी स्पेन को सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ बरतानिया में इंग्लैंड की टीम को लोग सपोर्ट करते थे। 2 टीमों को बहुत सपोर्ट मिल रही थी पहले, एक इंग्लैंड की टीम को और एक सपोर्ट मिल रही थी नॉर्वे की टीम को। लेकिन उसके बाद जब दोनों टीमें बाहर हो गई तो सारी सपोर्ट चली गई स्पेन के साथ। तो स्पेन के जीतने की खुशियां पूरी दुनिया में मनाई गई हैं। खास तौर पे वो जो एक प्लेयर है वहाँ पे मुसलमान है, वो लड़का लामीन यमाल, उसके बारे में बड़ी कहानियां हैं कि वो छोटी उम्र का लड़का है, बड़ी जिम्मेदारी उसने उठाई है और अपनी टीम के लिए बड़ा परफॉर्म किया उसने। उसका एक छोटा सा भाई भी है, वो घूमता रहता है वहाँ ग्राउंड के अंदर, छोटा सा है वो, खुद लड़का बहुत यंग है अभी। तो स्पेन को मुबारकबाद, और पाकिस्तानियों ने पूरा सपोर्ट किया स्पेन को। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पाकिस्तानियों को लगता था कि मेसी और उसकी टीम जो है वो इसराइल की सपोर्ट है उनको। तो आप देख लें, इसराइल की मुखालफत में पाकिस्तानी किसी को भी सपोर्ट करते हैं, और फ़लस्तीन की हमायत क्योंकि करता है स्पेन, तो इसलिए पाकिस्तानी उसके साथ अपनी सपोर्ट लेकर गए। पाकिस्तानियों ने ऐसे सेलिब्रेट किया, इस्लामाबाद में एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी, जैसे अपनी टीम को कोई पुश कर रहा होता है, अपनी टीम को कोई बकअप कर रहा होता है कि ठीक है हम आपके साथ हैं, हम सपोर्ट दे रहे हैं। तो लोग दुआएं भी मांग रहे थे स्पेन के लिए। तो बड़ा सख्त मुकाबला था। एक्स्ट्रा टाइम में जाके स्पेन ने एक गोल किया और फिर स्पेन ये मैच जीत गया। अब ये पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए एक बात सीखने की है इसमें, कि आप कुछ भी ऐसा करेंगे ना जिसमें इसराइल की थोड़ी सी भी सपोर्ट या हमायत हो जाएगी, तो ये आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप देखें, हालांकि मेसी बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन सारे सपोर्ट नहीं कर रहे उसको पाकिस्तान में। उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि उसको सपोर्ट कहीं और से मिल रही है। तो ये इतनी ज़्यादा पाकिस्तानियों को एक बदएतमादी है और एक पाकिस्तानियों के दिल के अंदर एक गिला शिकवा है, और वो जायज़ है। जो कुछ गजा में हुआ उसकी वजह से पूरी दुनिया में ये है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, यूरोप में भी है, गल्फ में भी है, लगातार वो जुल्म, वो सिलसिला चल रहा है। तो बोर्ड ऑफ नेतन्याहू में जब पाकिस्तान शामिल हुआ तो उसके जो असरात हैं वो इलेक्शन में जब वोट पड़ेंगे तब शहबाज शरीफ को पता चलेगा कि बोर्ड ऑफ नेतन्याहू या बोर्ड ऑफ पीस जिसे कहते हैं उसके अंदर शामिल होने की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। बहरहाल ये तो जनाब था वर्ल्ड कप का मरहला, और वर्ल्ड कप खत्म हो गया। फीफा वर्ल्ड कप दुनिया ने देखा, ये अमेरिका के अंदर था। पहली दफा वर्ल्ड कप में हमने बहुत सारी रोंदी भी देखी, बेईमानी भी देखी, फिर हमने ये भी देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर एक रेड कार्ड भी वापस हो गया। ये भी तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे हमने बहुत कुछ ऐसा होता हुआ देखा। बिलाखिर इसका फैसला हो गया और फैसले से दुनिया खुश है। जो टीम जीती, दुनिया की बहुत बड़ी तादाद उसी टीम को सपोर्ट कर रही थी। अब नादरीन आ जाए पाकिस्तान की सूरत हाल पे, तो सबसे पहले मैं आपको कश्मीर लेकर चलता हूं। मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग में एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी।
कि कश्मीर में मामला तय हो रहे हैं। तो इस वक्त जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो मेरा सोर्स मुझे बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त ड्राफ्टिंग हो रही है कि जो मुआहदा इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग जो मुआहदा तैयार कर रहे हैं उसकी ड्राफ्टिंग हो रही है। आखिरी वक्त में फटा इस बात पे पड़ा हुआ था कि 6 सीटें कम करने पे आमादा हो चुके हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग, जबकि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा नहीं जी 4 मैक्सिमम आप रख लें, लेकिन उनके लिए भी कुछ शराइत है। अब ये चीज़ें शायद हल हो जाएंगी और अगर ये मुआहदा हो जाता है तो कश्मीरियों की बहुत बड़ी कामयाबी है। 3 चीज़ों पर नजर रखनी पड़ेगी अगर ये मुआहदा होता है तो। नंबर 1, इलेक्शन की तारीख कहाँ तक जाती है और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अपने जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उनको मैदान में उतारती है या नहीं उतारती, क्योंकि बहुत सारे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं जो उनके बड़े वफादार हैं और कश्मीरियों के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की, बड़ी जद्दोजहद की है। उन लोगों ने कागजात नामजदगी जमा भी करवाए हैं, उनके कागजात नामजदगी जो है मंजूर भी हो गए। तो ये उनके पास एक मार्जिन है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो इस वक्त जो है वो इलेक्शन की तारीख का मामला है और दूसरा जो है वो महाजरीन वाली नशिस्तें उनका मामला है कि वो कितनी बचती हैं, बाकी 4 या 6 या 0, ये क्या होता है इसके बारे में जो है वो दूसरी ऑप्शन ये है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज होगी वो जो कलअदम करार दिया गया जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को, वो फैसला वापस होना, मुकदमात का वापस होना, जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनको छोड़ना, 4th शेड्यूल से नाम निकालना, यानी जो कुछ भी उनके साथ जुल्म ज्यादती की गई है उसको खत्म करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इन 3 चीजों से ये फैसला हो जाएगा और अगर ये फैसला हो जाता है तो सबके लिए विन विन सिचुएशन है कि आजाद कश्मीर एक इलेक्शन की तरफ चला जाएगा। लेकिन याद रखिएगा आजाद कश्मीर में इलेक्शन में धांधला करना उतना आसान नहीं होगा जितना माजी में हुआ करता था, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे जैसे ही फॉर्म 47 जारी करेगी ना वैसे ही अवाम निकलकर सड़कों में बैठ जाएगी। फिर इन्होंने ये बता भी दिया कि जब हम बैठ जाते हैं फिर हम उठते नहीं अपना हक लिए बगैर। तो ये अब बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटों में 48 घंटों में कोई ना कोई ऐसी बड़ी डेवलपमेंट आ सकती है अगर किसी ने बहुत ऊपर से कोई रुकावट ना डाली तो। और याद रखिएगा ये मुज़ाकरात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बीच में हुए। सहूलतकारी अदा की कुछ पाकिस्तान के बाहर से आने वाले लोगों ने, ओवरसीज ने, लेकिन फेस सेविंग के तौर पे इसमें कुछ सियासतदान जरूर डाले जाएंगे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, क्योंकि वो अपने ऊपर इन चीजों का हिफाजत करेगी, इसराइली सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी और असल काम यही है। अब तैयारे जो है वो 11 कर दिए डोनाल्ड ट्रंप ने, ये आने वाले दिनों में जो है, और ये अता तारड़ खुद बता रहे हैं 11 कर दी, शर्म भी नहीं आती भाई। आप तो बताए ना कि 11 नहीं है, 6 है, 7 है, 6 तैयारे थे ना पहले, तो अब ये डबल हो रहे हैं, 11 कर दिए, ये थोड़े दिनों में दर्जन हो जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसा लगता है मजाक उड़ा रहा है पाकिस्तान का। अगर ये तादाद ऐसे ही बढ़ती रही तो कुछ अरसे में डोनाल्ड ट्रंप ने हाफ सेंचुरी कर देनी है इंडियन तैयारों की, और फिर एक दिन पता चलेगा कि इंडिया का कोई भी तैयारा अपने हैंगर में नहीं है, सारे पाकिस्तान ने तबाह कर दिए। तो पाकिस्तान ने वाकई इंडिया के तैयारे तबाह किए हैं, लेकिन ऐसे तो ना करें आप। अब तो आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं एक तरह से। पता नहीं कौन सा काम डोनाल्ड ट्रंप को पड़ गया, भी ईरान के ऊपर भी इन्होंने अटैक करना है। जो धमकियां आ रही हैं और जो सिचुएशन रिपोर्ट हो रही है, कुछ यूरोपीय ममालिक ने अपने शहरियों को खबरदार किया है। 1-2 ममालिक ने कहा अपने शहरियों को कि निकल जाओ वहां से फौरन ईरान से, कि अमेरिका एक बड़ा अटैक कर सकता है, और ये बात रिपोर्ट हो रही है। ईरान ने और रशिया ने यह कहा है कि अगर ये अटैक किया गया अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर तो इसके संगीन नताइज होंगे और वापस जवाब दिया जाएगा। ये ईरान कह रहा है जवाब देंगे, रूस कह रहा है कि इसके संगीन नताइज होंगे। अब इनके पास क्या इंफॉर्मेशन है या कौन से हथियार है ये पता चलेगा अगर लड़ाई होगी तो। लेकिन अमेरिका चाहे ईरान के साथ लड़ाई करे, चाहे उसके चीन के खिलाफ मफादात हो, चाहे उसे खित्ते के अंदर मादनियात के मामला देखने, कुछ भी करना हो, अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत इस रीजन में कुछ हद तक पड़ेगी अगर तो वाकई वो इन पंगों के अंदर आना चाहता है। और पाकिस्तानी फौज अगर चली जाती है वहां पे गाजा में तो काफी हद तक अमेरिका अपना काम निकलवा सकता है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान किस हद तक जाता है और कहां तक जाता है। शहबाज शरीफ ने भी तारीफों के पुल बांध दिए। एक तो मैं आपको यह बताऊं कि शहबाज शरीफ ने अपनी पूरी तकरीर में इसराइल की मजम्मत नहीं की। इसराइल लगातार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा जी कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। यह नहीं बताया कि किसकी तरफ से हो रही है, जुल्म कौन कर रहा है। कुछ और ममालिक हैं जिन्होंने ये बात बोली कि इसराइल सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है और ज्यादती कर रहा है, फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। पाकिस्तानी वजीर आजम ने यह बात नहीं की क्योंकि उन्हें तकरीर एस्टेब्लिशमेंट ने लिख कर दी थी, तो उन्होंने कहा जी इसराइल को आपने नाराज नहीं करना, ऐसा लगता है। तो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें की तकरीबन 70-80% टाइम में, और थोड़ी सी बात उन्होंने ये की कि जी फलस्तीन के अंदर अमन आना चाहिए, गजा के अंदर अमन आना चाहिए, और जो सीज फायर वॉयलेशंस हैं वो नहीं होनी चाहिए। अब जब आप कहते हैं ना सीज फायर वॉयलेशंस नहीं होनी चाहिए तो ऐसा लगता है जैसे दोनों तरफ से हो रही है। भाई ये तो एक तरफा है ना, तो इन्हें कहना चाहिए था वो बात और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कहनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि वहां पे
इसराइली नुमाइंदा मौजूद था जिसके साथ प्लेटफॉर्म शेयर किया शहबाज शरीफ ने। तो ये एक बहुत बड़ा तारीखी मौका था। शहबाज शरीफ साहब खड़े थे, उनके साथ एक फर्द छोड़ के साथ जो है वो इसराइल का वजीर खारजा खड़ा था, उनका नुमाइंदा खड़ा था, और शहबाज शरीफ को खड़ा भी पीछे किया हुआ था कि हेड ऑफ द स्टेट है। शहबाज शरीफ साहब से आगे जो है वो वज़ीर खारजा और इस तरह के लोग खड़े हुए थे। अब हेड ऑफ द स्टेट है तो आगे आकर खड़े होना चाहिए था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को पिछली सफ में भेज दिया, जैसे अक्सर उन्हें भेज दिया जाता है, और उनके साथ ही खड़ा कर दिया उसी सफ में इसराइली नुमाइंदे को भी, और ये भी उसके साथ खड़े हो गए और चेहरे पे इनकी खुशियां टपक रही थी। तो एक तारीखी मौका है कि शहबाज शरीफ साहब ने गेम उठाई डोनाल्ड ट्रंप की और साथ खड़े हो गए इसराइली नुमाइंदे के, और इसराइल की मजम्मत भी नहीं की। वैसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो बताता हूं आगे जाके कि शहबाज शरीफ ने क्या कहा, लेकिन देखें ये जो जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक, फजलुर रहमान, ताहिर अशरफी, ये बहुत सारे नून लीग के लोग जो हैं वो भी, और बहुत सारे हमारे दानिशवर हैं, खास तौर पे वो प्लाटों में भागने वाला जो लाल टोपी, ये सारे अब मुनाफकत करेंगे या बताएंगे कुछ। देखिए ना, इमरान खान को तो ये सारे कहते रहे हैं अक्सर औकात कि वो यहूदियों का एजेंट है, जो कि बहुत गलत है, काबिल मुजम्मत है, ऐसा किसी को नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये सारे ये कहते रहे ना। तो अब ये बताएं ना कि आज जो हुआ वहां अमेरिका में, उसके ऊपर इनका रद्द-ए-अमल क्या है, या उसके ऊपर ये क्या मौक़िफ़ रखते हैं। तो फिलहाल तो सारे चुप हैं, मैं खबर आपके सामने रख रहा हूं। तो ये एक तरह की मुनाफकत है जो ये लोग करते हैं। अब शहबाज शरीफ ने यहां तक कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए कि लेट मी से मिस्टर प्रेसिडेंट, कि जनाब सदर मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए, यू आर ट्रूली सेवियर ऑफ साउथ एशिया, आप पूरे जनूबी एशिया के सेवियर हैं। शहबाज शरीफ साहब, अल्लाह रब्बुल इज्जत है सेवियर। ये जूते पॉलिश करने के चक्कर में अपना ईमान खराब ना करें। ये बात अगर इमरान खान ने कह दी होती ना, तो मौलवियों ने जमीन आसमान अभी तक एक कर देना था। ये बात अगर इमरान खान ने की होती ना, तो अभी तक पाकिस्तान की सियासी जमातों ने पिट स्यापा डाल देना था। पाकिस्तान के दानिशवरों ने, मौलवियों ने, इन सब ने रोला डाल देना था कि आप कैसे सेवियर कह सकते हैं, आप तो अपना ईमान खराब कर रहे हैं। अभी तक मौलवियों ने इमरान खान का निकाह जो है वो फारिग कर देना था कि जनाब दोबारा निकाह करें, आपका तो निकाह फारिग हो गया। ये किस्म के मौलवी फतवे देते हैं। तो सेवियर ऑफ साउथ एशिया, एक एक आदमी का सेवियर अल्लाह रब्बुल इज्जत है। वही जान बचाने वाला, वही जान लेने वाला, वही पैदा करने वाला सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर है। हमारा ये ईमान है। तो मैं आपको आज़ाद कश्मीर से बहुत अहम डेवलपमेंट देने वाला हूँ। ये अब तक की ब्रेकिंग न्यूज़ है, और जो चीज़ें अब तक तय पाई हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। मुज़ाकरात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदगान और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बीच में हुए हैं। देखिए, जब इमरान खान साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात मैंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ करने हैं, तो बहुत लोग तनकीद करते हैं। देखिए, जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास ताकत है, उन्हीं को पीछे हटाना पड़ेगा ना, उन्हीं को कहना पड़ेगा कि हमें हमारे हुकूक वापस दिए जाए। सियासतदानों के पास तो इख्तियारात है ही नहीं, ना उनके पास हकूक हैं, ना उन्होंने कब्जा किया हुआ है। तो जिसने कब्जा किया हुआ है, आप उसी के साथ मुज़ाकरात करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिन लोगों पे कब्जा हुआ है वो आपस में मुज़ाकरात करते रहें और उन्हें लगे कि कब्जा छूट जाएगा। तो जिन्होंने कब्जा किया, मुज़ामत भी उनके खिलाफ होती है, और फिर बाद में बातचीत करके उन्हीं को पीछे हटाया जाता है। बहरहाल, ये जो आसिम मुनीर साहब के नुमाइंदगान या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदगान हैं, उनके बीच में मुज़ाकरात हुए हैं और बहुत सारी चीज़ों पे इत्तफाक़ राय हो गया है। अब तक जिन चीज़ों पे इत्तफाक़ राय हुआ वो चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। इससे पहले शायद आपको किसी मीडिया ने इसके बारे में नहीं बताया होगा, और ये डेवलपमेंट अभी जारी है। और अगर ये चीज़ें जो फाइनल हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, इनकी अप्रूवल आ जाती है, और फाइनल अप्रूवल आप जानते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में ऊपर से टॉप से आएगी। अगर ये फाइनल अप्रूवल आ जाती है तो उसके बाद सूरत-ए-हाल यकसर तब्दील हो जाएगी, और फिर आप आज़ाद कश्मीर के अंदर कुछ और देखेंगे। तो आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं उनकी मेहनत रंग लाई है। जो चीज़ें जिन पे मामला तय पा गए, उनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि सीटें कम की जाएंगी। जो महाजरीन की नशिस्तें रखी गई हैं आज़ाद कश्मीर की असम्बली में, और उनका इलेक्शन करवाया जाता है ज़्यादातर पंजाब में, और इसी इलेक्शन की कंपेन PMLN कर रही है। ये 12 सीटें थी। इन सीटों को 4 से 6 के बीच में लाने के लिए मुज़ाकरात हुए हैं, और ये 2 तजावीज़ मौजूद हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, मेरे ख्याल में उसमें 4 सीटें रह गई हैं, और 6 सीटें दूसरी जानिब से कहा जा रहा है। ये बात पहले भी सामने आई थी, तो अब दोबारा ये बात सामने आई है कि वो सीटें कम की जाएंगी। नंबर 1 तो ये है। नंबर 2, शौकत नवाज मीर साहब वापस पहुंचाए जाएंगे आज़ाद कश्मीर में, और उन्हें बाकायदा रिहाई का तरीकाकार भी हो जाएगा, और उनको रिहा भी कर दिया जाएगा।
तो एक तो शौकत नवाज मीर साहब के हवाले से भी ये डेवलपमेंट है, और कुछ इंफॉर्मेशन जो अभी तक कंफर्म नहीं हुई वो ये बता रही है कि जहां उन्हें रखा गया था रावलपिंडी में, वहां से उन्हें कहीं और शिफ्ट